नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों के साथ में अपने बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए अति इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर वालों की इतिहास हिस्ट्री को लेकर आप सभी के सामने पेश हो रही है। क्लास नंबर 3 है, 2 क्लासें हो चुकी है ऑलरेडी, फर्स्ट और सेकंड। आज की क्लास 3 है। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ में, जिसमें अति इंपॉर्टेंट जो कि हर वर्ष कॉलेज एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल रहेगा आप सभी के सामने, क्लास नंबर 3 है, जिसका पहला सवाल है वैदिककालीन सामाजिक अवस्था पर टिप्पणी। वैदिककालीन सामाजिक अवस्था पर टिप्पणी लिखी नहीं है। दोस्तों, वैदिककालीन सामाजिक अवस्था, ऋग्वेद काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र जन्ममूलक संबंध था। दोस्तों, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का जो मूल आधार था वो क्या था? गोत्र और जन्ममूलक था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक काल में परिवार की आधारभूत इकाई कौन थी? परिवार की आधारभूत इकाई, परिवार है वो समाज की आधारभूत, परिवार यानी कि समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? ऋग्वेद काल में परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता था। परिवार का जो प्रधान था उसको कुल कुलप या गृहपति कहा जाता। दोस्तों, परिवार का जो प्रधान होता था उसको कुलप या फिर कुलपति कहा जाता था। आर्य समाज पितृव्रतात्मक था। दोस्तों, आर्य समाज था वैदिक काल में जो पितृव्रतात्मक था, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान था। दोस्तों, उस समय भी नारी को अत्यंत सम्मान प्रदान किया जाता था। दोस्तों, पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती। पत्नी है वो अपने पति के साथ में धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की वृद्धता थी। क्या थी? परिवार की वृद्धता, यानी कि परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग हैं वही उसकी समानता का मापदंड पेश करवाती थी। दोस्तों, मापदंड करवाती थी। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते, वर्ण व्यवस्था के भी चिन्ह दिखाई देते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष शुक्ल सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्गों की उत्पत्ति का वर्णन मिला। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहां पर वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा परम पुरुष के मुख से, ब्रह्मा है वो इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्रह्मा है वो परम पुरुष यानी पिता परमेश्वर के मुख से, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघा से, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। कहाँ कहाँ से हुए आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है भी कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, ऋग्वेद काल में रंग, मानव का रंग है वो कहीं कहीं पर उसके वर्ण यानी उसकी जो जाति है उस पर आधारित था, और कहीं कहीं पर उसकी व्यवसाय यानी वो कौन सा काम करता है उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। दोस्तों, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख कर पाते थे। प्रारंभ में हम पहले 3 वर्ण यानी 3 कितनी जाति, 3 जातियां थी, ब्रह्मा, क्षत्र और वैश्य। ब्रह्मा, क्षत्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र शब्द का प्रयोग का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र यानी सबसे गिरी हुई जाति होती है उसे शूद्र के नाम से जाना जाता है। शुक्ल में मिलता है, पुरुष शुक्ल में मिलता है। समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, उस समय बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, अंतरजातीय विवाह भी होते थे। समाज में नियोग प्रथा, कुछ समाज में नियोग प्रथा है वो प्रचलित थी। पर्दा प्रथा कहीं भी उल्लेख नहीं है। दोस्तों, पहले पर्दा प्रथा व्यवस्था नहीं थी। पुनर्विवाह भी होते थे, पुनर्विवाह वहां पर भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। विधवा स्त्री या फिर अन्य पुरुष से, विधवा स्त्री वो अपने देवर से या फिर अन्य पुरुष से शादी कर सकती थी दोबारा। और शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुरुष स्त्री का उपनयन संस्कार किया जाता। दोस्तों, यहाँ पर स्त्री का वो उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेद में सोपाद्रा घोषा, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में कौन कौन से यहाँ पर अध्ययन किया गया है कि ऋग्वेद में सोपाद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? लोपाद्रा, घोषा और शिक्ता, अपाला और विश्वारा जैसी जातियों स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। आर्य लोग 3 प्रकार की वस्त्र धारण कर, आर्य लोग है वो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। कौन कौन से वस्त्र है? अधोवस्त्र, उत्तरी वस्त्र और अधिवास। ऋग्वेद में उष्णीय अर्थात सिर पर धारण करने वाली पगड़ी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी का भी उल्लेख मिलता है। उसके वस्त्र सूत, ऊन, मृग चर्म के बनते थे। आर्य लोग है, ऋग्वेद काल में आर्य लोग है वो सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा सिले हुए कपड़े पहनते थे। आर्य लोग आभूषण के प्रेमी थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। वे सोने चांदी के बने हुए एवं सुंदर आभूषणों को पसंद करते थे। इसके प्रमुख आभूषण हार, कुंडल, अंगद, कंठ, गजरे, भुजबंद, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल,
ये आभूषणों के नाम है। आभूषणों के नाम आप सभी जानते भी हैं, अंगद, कंडे, कंठे, गजरे, भुजबंद, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, कर्णहार, कंठहार, करीर आदि थे। ये कौन कौन से ये आभूषणों के नाम थे। स्त्री श्रृंगार भी प्रिय थी, स्त्री श्रृंगार की प्रिय थी। वे बालों में तेल का प्रयोग करते थे, किसका तेल का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। चोटियां बनाती, क्या बनाती थी, चोटियां बनाती थी। 10 घुड़दौड़, रथ दौड़, मल युद्ध, नृत्य, संगीत आदि आर्यों में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। इसके अतिरिक्त शिकार करना, जुआ खेलना, मेलों तथा उत्सवों में भाग लेना यहाँ पर मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। किस काल की बात हो रही है, ऋग्वेद काल की बात हो रही है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्य करना। चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी उपलब्धियां यानी उसने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों की विवेचना करनी, क्या करनी है, विवेचना करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यों की विवेचना करनी है कि कौन कौन से अपने जीवन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छे भले बुरे काम किए, बुरे नहीं अच्छे काम किए, इसलिए तो चंद्रगुप्त का नाम आता। पंजाब और सिंध की विजय, पंजाब और सिंध की विजय किसने की थी। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध की विजय का कार्य किया था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। कौन सी सेना का, एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य नामक दोनों शासकों ने एक महत्वपूर्ण क्या शक्तिशाली सेना का गठन किया और पंजाब की जनता को यूनानियों के विरुद्ध भड़कना शुरू कर दिया। पंजाबियों की जो जनता थी उसको यूनानियों के विरुद्ध भड़कना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के एक राज्य प्रवर्तक से भी मैत्री का संबंध, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राजा से संपर्क किया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने यूनानी के विरुद्ध राष्ट्रीय विरुद्ध आरंभ कर दिया। यूनानियों के विरुद्ध, यूनानी राजाओं के विरुद्ध अपने अभियान शुरू कर दिया, युद्ध चालू कर दिया और उसने यूनानियों को पंजाब से मार भगाया। इस प्रकार संपूर्ण पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। इस प्रकार संपूर्ण पंजाब क्षेत्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है, कि इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारतीय विद्रोह को सफलता प्राप्त हुई और पंजाब तथा सीमा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ गए। 321 ईसा पूर्व तक इसी वर्ष में झेलम से लेकर सिंधु तक के प्रदेशी भी यूनानियों से छीन लिए गए। इसकी पुष्टि 321 में यूनानी सैनिकों के मध्य हुई थी। दोस्तों, इसने कौन कौन से युद्ध जीते थे, युद्धों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में युद्ध यानी मगध पर विजय प्राप्त की थी। ये राज्यों पर है, मगध राज्य पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। और इन चंद्रगुप्त अपने हिसाब से इस व्याख्या को लिख सकता है कि मगध पर किस प्रकार उन्होंने अधिकार किया। कि पंजाब और सिंध पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का गठन किया, अनेक राजाओं के से संधियां की। उसने हिमालय पर्वत प्रदेश में राजा प्रवर्तक भी मैत्री संबंध बनाए। इसके बाद उसने एक विशाल सेना लेकर मगध राज्य पर आक्रमण किया। उसने पाटलिपुत्र को घेर लिया। मगध के शासक धनसंद चंद्रगुप्त की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें धनसंद की पराजय हुई और युद्ध में मारा गया। इस प्रकार मगध राज्य भी चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। दोस्तों, अगला इसमें कौन सी विजय है, कौन से राज्य पर इसने विजय प्राप्त की है। तो सेल्यूकस राज्य पर भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की। कौन से, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पर, भारत पर आक्रमण किया किसने, सिकंदर ने एक विशाल सेना के साथ में भारत पर आक्रमण किया। और 305 ईसा पूर्व से सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। किसके मध्य, सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस की सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और विवश होकर चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। संधि किस प्रकार ये संधि हुई इसके बारे में, कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कबूल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान प्रदेश दे दिए। दोस्तों, जब सेल्यूकस हार गया तो चंद्रगुप्त को ये काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान ये प्रदेश को दे दिए। और क्या किया गया, इसने सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इस सेल्यूकस ने क्या किया कि इस अपनी पुत्री से, सेल्यूकस की पुत्री हेलन का विवाह भी चंद्रगुप्त से करवा दिया। ओके, अगला है सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी वो उपहार के तौर पर दिए थे। दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है अति महत्वपूर्ण सवाल है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालना। प्राचीन भारतीय इतिहास से उसके स्रोत के रूप में मुद्रा जो भाग लेती है, मुद्रा कितना इंपॉर्टेंट है, इतिहास को बताती है, उसके बारे में कितना महत्व, उसके बारे में प्रकाश डालना है। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं के द्वारा डलवाए गए सिक्कों से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। यानी कि जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी अभिलेखों से मिलती है, लेकिन उनके साथ साथ राजाओं के द्वारा डलवाए गए यानी बनाए गए सिक्कों की ऐतिहासिक मात्रा भी मिलती है, यानी सिक्कों के माध्यम से भी, यानी कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का शासन था, किस प्रकार के लोग रहते, उसके सिक्कों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि भारत में सिक्कों की प्राचीन 8वीं सदी ईसा पूर्व तक फिर यानी सिक्कों की प्रथा थी वो 8वीं सदी तक लास्ट तक रही है। अगला, तथापि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से हमें नियत सिक्के मिलने लगे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारपण भी कहा गया है। ये अधिकांश चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृति चिन्ह बनाई गई है। इस पर लेख मिलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखवाने का कार्य युवन शासक ने किया था। किसने? युवन शासक ने किया था। इन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के चलाए थे। उत्तर भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। साधारणतया 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारत के इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदवाई गई हैं जो कालक्रम में निर्धारण में बड़ी सहायक हुई है। 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व समय पंजाब पर शासन करने वाले हिंद यूनानी शासकों के बारे में सिक्कों से जानकारी मिली है। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशाओं तथा संबंधी राज्यों की साम्राज्य सीमा का ज्ञान भी होता है। किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें व्यापार, किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर यह प्राप्त पता चला व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकास रहा है। किसी क्षेत्र में सिक्कों की बहुलता यानी फिर जिस क्षेत्र में सिक्के अधिक हैं वहां पर ये हमें पता चलता है कि वो विकसित राज्य था। वहां पर वाणिज्य कृषि के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था चल रही थी। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित दशा में था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता था। यदि किसी क्षेत्र में सिक्कों की कमी है तो वहां पर व्यापार वाणिज्य नहीं थे, लेकिन किसी क्षेत्र में सिक्के ज्यादा मिलते हैं तो वहां पर वाणिज्य और व्यापार ज्यादा हुआ है। इस प्रकार हम पता लगाते हैं। आज सिक्का मिल गया किसी क्षेत्रों से तो वहां पर आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चल जाता है। और पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव सा था। इसी के आधार पर आर्थिक पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण के सिक्कों का अभाव था। इसी प्रकार आर्थिक पतन का काल माना गया। इसके विपरीत द्वितीय चरण में सिक्कों की मील से हमें निष्कर्ष निकलते हैं कि इस समय व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ। इससे देश में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। प्राचीन भारतीय गणराज्यों, पांचाल, मित्रवंशी शासकों विषय हमें मुख्यतः सिक्कों से ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों अगला सवाल है अति महत्वपूर्ण सवाल है चार्ट। दोस्तों अगला सवाल है अशोक के धम्म पर संक्षिप्त में वर्णन करना है। 2017 में पूछा गया था। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? 2014 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। JNU विश्वविद्यालय जोधपुर की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों ऐसे सवालों के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस सवाल को अगली वीडियो में पार्ट नंबर 4 के साथ में आप सभी के सामने पेश करूंगा। अति महत्वपूर्ण छाट कर अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर वर्ष बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए अनुमति दीजिए। समय की घड़ी हमें टिक टिक करती हुई क्लास को स्टॉप करने का इशारा दे रही है। दोस्तों अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।